नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लोधै क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। बीए थर्ड ईयर में पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत स्टेट पॉलिटिक्स इन इंडिया वाली सीरीज में एक और नए टॉपिक के साथ में दोस्तों आज आए हैं आपके सामने। आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे राज्यों का पुनर्गठन। जी हाँ, राज्यों के पुनर्गठन के मुद्दे और दृष्टिकोण पर हम आज डिस्कस करेंगे पूरे डिटेल में, और इससे संबंधित नोट्स भी मैं आपको जल्दी ही प्रोवाइड करूंगा डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, जहां पर जाकर के आप आसानी से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना टाइम गवाए अपना आज का टॉपिक। हालांकि ये सेशन जो है थोड़ा सा रुक रुक कर आ रहा है, अभी बीच बीच में कुछ गैप हो रहे हैं, लेकिन दोस्तों प्रयास है अभी, क्योंकि समय बहुत कम मिल पा रहा है। समय ना मिल पाने के कारण ही ये सब चल रहा है अभी। दरअसल ये जो सेशन होने जा रहा है, लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले 6 लेक्चर इस सीरीज के हो चुके हैं। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए। प्लेलिस्ट में इस सब्जेक्ट के अलावा आप यदि बीए फर्स्ट ईयर में है तो 28 सब्जेक्ट, बीए सेकंड ईयर में है तो 22 सब्जेक्ट, और बीए थर्ड ईयर में 21 सब्जेक्ट। ये सभी सब्जेक्ट इनमें से कुछ कंप्लीट हो चुके हैं, कुछ कंप्लीट होने वाले हैं, और कुछ पर क्लासेस चल रही है और कुछ पर क्लासेस आने वाली है। ऑल ओवर ये जितने भी सब्जेक्ट मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, डिस्प्ले करवा रहा हूँ, ये सारे सब्जेक्ट दोस्तों मेरे द्वारा यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी चैनल पर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं नोट्स के साथ में, जिसे ज्वाइन करके आप आसानी अपनी स्टडी को आसान बना सकते हैं और बेहतरी बना सकते हैं। ये हमारा सिलेबस है। टॉपिक वाइज टॉपिक, हम हर एक सेशन को टॉपिक वाइज टॉपिक ही करते हैं, चाहे सब्जेक्ट कोई सा भी हो। तो उसी के अंतर्गत फर्स्ट यूनिट हमारी कंप्लीट हो चुकी है। सेकंड यूनिट का पहला टॉपिक हम डिस्कस कर चुके थे कल वाली सेशन में। आज हम बात कर रहे हैं इसके सेकंड टॉपिक पर, ठीक है ना। सेकंड यूनिट के सेकंड टॉपिक पर आज हम डिस्कस कर रहे हैं राज्यों का पुनर्गठन। तो इसी तरह से टॉपिक वाइज टॉपिक हमारा सभी सेशन, जितने भी सेशन चलते हैं, जितने भी सब्जेक्ट हम लेकर के आते हैं, सभी पर टॉपिक वाइज टॉपिक, चैप्टर वाइज चैप्टर ही सभी पर क्लासेस लेते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है उसका कंटेंट क्या होने वाला है, अर्थात ये कि आज के इस पूरे टॉपिक में, लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हमारा आज का सेशन कंप्लीट होगा। सबसे पहले हम बात करेंगे राज्यों के पुनर्गठन के इतिहास पर, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करेंगे राज्यों का पुनर्गठन, और बाद में हम बात करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 पर, और इसी के साथ साथ में 1956 वाले राज्य पुनर्गठन को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा भारत में राज्यों के पुनर्गठन के आधार क्या रहे हैं, और लास्ट में निष्कर्ष पर चर्चा करते हुए आज के इस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो इन 5 बिंदुओं के माध्यम से हमारा आज का टॉपिक कवर होगा। तो आइए शुरू करते हैं, एक एक टॉपिक को लेकर के, एक एक बिंदु को लेकर के उसको क्लेरिफाई करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। कुछ भी रटने का प्रयास नहीं करना है, कुछ भी नहीं रटना है, सिर्फ समझने की कोशिश करना है। यदि आपको टॉपिक समझ आता है तो मैं आपको इसकी एक नोट्स बनाकर दूंगा डिटेल में डिस्क्रिप्शन में। उसे इस लेक्चर को देखने के तुरंत बाद में उस नोट्स से आपको एक बार रिवीजन लगाना है। ये दोनों काम अगर आपने कर लिए दोस्तों, तो ये टॉपिक आपका समझिए पूरी तरह 100% क्लियर होगा। अब कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ जो नोट्स मैं आपको दूंगा उसका एक बार एग्जाम के एक दिन पहले और रिवीजन लगाना है। दैट्स ऑल। आपके बेहतर नंबर इस वाले सेशन के माध्यम से आ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक लेते हैं राज्यों के पुनर्गठन का इतिहास। तो दोस्तों राज्यों के पुनर्गठन के इतिहास की जब हम बात करते हैं तो राज्यों का पुनर्गठन एक्चुअल में क्या होता है, हालांकि डिटेल में इसको समझेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा मोटा मोटा समझ लीजिए, ताकि आपका मस्तिष्क में जो है एक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो जाए कि अरे राज्यों का पुनर्गठन एक्चुअल में क्या था। देखिए, जब भारत आजाद हुआ था तो भारत पूरी तरह से छोटी छोटी रियासतों में, छोटे छोटे प्रांतों में बिखरा हुआ था, ठीक है ना। जिस तरह से वर्तमान में आप भारत को देख रहे हैं, ऐसा भारत जब आजाद हुआ था तब नहीं था, बल्कि छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, बिखरा हुआ था, जिस पर किसका शासन था, राजा महाराजाओं का शासन हुआ करता था। लेकिन जब आजाद हुआ देश, तो आजादी के बाद में भारत सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी कि उन सभी रियासतों को खत्म किया जाए, उन सभी प्रांतों, राज्यों को खत्म करके और एक समग्र अखंड भारत का निर्माण किया जाए। तो ये चुनौती इतनी आसान नहीं थी। तो कुल मिलाकर के जो हम राज्य पुनर्गठन की बात कर रहे हैं, पुनर्गठन का मतलब ही ये हुआ कि जो छोटी छोटी रियासतें या प्रांत थे उनको समाप्त करके और एक सिंगल भारत की रचना करना, या सभी राज्य प्रांतों को एक भारत में मिला लेना, उनका विलय कर लेना ही राज्य पुनर्गठन था। और विलय करने के बाद में प्रशासनिक दृष्टिकोण से, आर्थिक दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, अर्थात कि विभिन्न दृष्टिकोणों के माध्यम से
अलग अलग राज्यों में भारत को पूरी तरह से बांट देना ही राज्यों का पुनर्गठन था। तो इस पुनर्गठन के इतिहास की अगर हम बात करें, इस इतिहास की बात करें तो दोस्तों इसे हम कुछ चरणों में देखेंगे। जैसे कि पहला चरण आता है स्वतंत्रता से पहले का चरण। स्वतंत्र, जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय राज्य पुनर्गठन की बात करें तो उसका इतिहास क्या बोलता है। तो दोस्तों याद रहे, जब देश आजाद नहीं हुआ था तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि देश छोटे छोटे प्रांत और छोटे छोटे राज्यों में या रियासतों में बटा हुआ था जिस पर राजा महाराजाओं का शासन चला करता था, या कुछ प्रांत ऐसे थे जिस पर ब्रिटिशों का अर्थात कि ईस्ट इंडिया कंपनी का अधिकार था। तो ये पूरा भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बटा हुआ था, ठीक है ना। तो अब ये जो बटा हुआ भारत था तो इसको एक हम अखंड भारत तो नहीं कह सकते, एक समग्र भारत नहीं कह सकते, क्योंकि समग्र भारत का अगर निर्माण करना है तो उन सभी रियासतों को समाप्त करना होगा। तो हालांकि इस प्रकार के जो एक अखंड भारत की जो मांग थी वो स्वतंत्रता से पहले से ही उठना प्रारंभ हो चुकी थी, और उसने जो एक कहें कि जब स्वतंत्रता देश को मिली, या ऐसा समझिए कि जो राज्य या जो क्षेत्र स्वतंत्रता से पहले से ही एक अलग राज्य की स्थापना की मांग करने लगे थे, उनकी जो मानसिकता थी या उनकी जो मांग थी वो कब पूरी हुई? स्वतंत्रता के बाद में, जब देश को स्वतंत्रता प्राप्त हुई। तो स्वतंत्रता के बाद की अगर स्थिति की हम बात करें तो 1947 से 1950 तक की जो अवधि रही है, 1947 में देश आजाद हुआ था, 1950 में हमारा भारतीय संविधान बनकर के लागू हो चुका था। तो उससे पहले की अर्थात की जो 3 सालों की जो अवधि रही थी ना, ये बहुत ही संघर्षपूर्ण अवधि थी, इतनी आसान नहीं थी। क्यों? क्योंकि पूरे देश को हैंडल करना बिना किसी संविधान के इतना आसान नहीं था, ठीक है ना। तो हालांकि 1950 में जब संविधान बनकर के लागू हो चुका था तो अब सब कुछ देश में संविधान के अनुसार ही होना था, तो वो चीजें सब कुछ व्यवस्थित हो चुकी थी। लेकिन संविधान लागू होने से पहले के जो 3 साल थे 1947 से 1950 के बीच के, वो बहुत ही संघर्षपूर्ण समय रहा है। तो उस समय में प्रयास किया गया उन सभी रियासतों को, उन सभी राज्य या उन सभी प्रांतों को समाप्त करके और एक भारत की स्थापना करने का, उन सबको जो भी रियासतें थी उन सब का विलय किया भारत में मिला करके, और 4 कैटेगरी बनाई ABCD, और उसका वर्गीकरण करके भारत का, और उस 4 कैटेगरी में संपूर्ण राज्यों को कुछ समय के लिए डाल दिया गया। और जब देश का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा तो उसके बाद में उन सभी को राज्यों में उसको डिवाइड कर देंगे ताकि देश पर आसानी से शासन किया जा सके और जनता को भी किसी प्रकार की परेशानी ना हो। उसके बाद का अगर चरण की हम बात करें तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। तो हालांकि ये 1956 डायरेक्ट नहीं आया था, बल्कि इससे पहले 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 गठित किया गया था। कौन सा? 1953 राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 को विशेष रूप से याद रखिएगा। उसी से भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत हुई थी। हालांकि वो भाषा के आधार पर विशेष जोर दिया गया था 1953 वाले आयोग में, लेकिन मैं आगे अभी आपको पूरा विस्तार से बताने वाला हूं कि इस आयोग में क्या हुआ था और इसमें सुधार करने के बाद में 1956 में क्या क्या प्रावधान किए गए थे, ठीक है ना। तो ये 3 अवधि या 3 चरण हो चुके, स्वतंत्रता से पहले का, फिर स्वतंत्रता के बाद का, और राज्य पुनर्गठन आयोग या राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 का, ठीक है ना। तो 1956 में विशेष रूप से प्रावधान किए गए कि राज्यों का, क्योंकि अब देखिए सभी रियासत सभी राज्यों को खत्म करके और एक भारत में उन सभी का विलय कर लिया गया, मिला लिया गया था। अब चैलेंज ये था सरकार के सामने कि अब किस तरह से भारत में राज्यों का निर्माण किया जाए, क्योंकि राज्यों का निर्माण करना तो बहुत जरूरी था। राज्यों का निर्माण करना जरूरी इसलिए था क्योंकि देश में, जो भारत देश की अगर हम बात कर रहे हैं तो भारत में विविधता बहुत ज्यादा थी। कहीं पर भाषा अलग थी, कहीं पर संस्कृति अलग थी, कहीं पर वेशभूषा अलग थी, कहीं पर आर्थिक दृष्टिकोण से उनमें विभिन्नता थी, तो कहीं सामाजिक दृष्टिकोण से विभिन्नताएं थी। तो विभिन्नताएं पसरी हुई थी पूरी तरह से भारत में। तो उन विभिन्नताओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे राज्यों का निर्माण करना जहां पर अधिकतम जनसंख्या एक समान विचारधारा रखने वाली आ जाए। तो ये कई चैलेंज थे और उन चैलेंज को पूरा किया राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 ने। इसके बाद के चरण की बात करें तो इस पुनर्गठन अधिनियम के माध्यम से जब राज्यों का निर्माण किया गया तो विशेष रूप से शुरुआत की गई थी भाषाई आधार पर।
भाषा के आधार का मतलब यह हुआ कि राज्यों का निर्माण करना है तो सबसे पहला प्राथमिक जो दृष्टिकोण था वो ये होना चाहिए कि कौन सी जनता कौन सी भाषा बोलती है, तो उस भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर दिया जाए। एक समान भाषा बोलने वाले लोगों का जितने नागरिक थे उस क्षेत्र को एक राज्य बना दिया जाए। तो ऐसे अगर हम भारत में हर एक भाषा के आधार पर अगर राज्य का निर्माण करते तो 300 से भी ज्यादा राज्य आज भारत में होते, तो यह भी संभव नहीं था। तो अब यहां पर भाषा के आधार को भी इग्नोर ना किया जाए, साथ ही साथ में इसके अन्य आधारों को भी दृष्टि में रखते हुए राज्यों का निर्माण करना आवश्यक हो चुका था। क्लियर है। सतत प्रक्रिया की बात करें, 5वें चरण है इसका सतत प्रक्रिया। सतत प्रक्रिया का मतलब यह हुआ कि जो राज्य का पुनर्गठन है ये कोई एक शिथिल प्रक्रिया नहीं है, एक स्थायी प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक सतत प्रक्रिया है। मतलब ये कि ये राज्यों का पुनर्गठन करना कोई ऐसा नहीं है कि स्थायी रूप से एक बार पुनर्गठन कर दिया गया तो उसके बाद में उसमें कुछ भी बदलाव नहीं होगा, ये नहीं था, बल्कि ये सतत प्रक्रिया थी। अर्थात ये कि राज्यों का पुनर्गठन हो रहा है और होता रहेगा, आवश्यकताओं के अनुसार या परिस्थितियों के अनुसार इसमें बदलाव आते रहेंगे, नए नए राज्यों का निर्माण होता रहेगा। जैसी जैसी जनता की मांगे उठेगी, जैसे जैसे क्षेत्रों की आवश्यकताएं होगी, वैसे वैसे नए राज्यों का निर्माण भी होता रहेगा और पुराने राज्यों का विलय भी होता रहेगा। क्लियर है। तो ये 5 आधार मात्र आपको एग्जाम में लिखना है। ये 5 मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिया है, इनकी सारी डिटेल जो है मैं आपको नोट्स में दूंगा, बिल्कुल परेशान मत होइएगा, कुछ भी नोट डाउन करने की कोई आवश्यकता नहीं है आप लोगों को, है ना। ये सारी मेहनत मैं करता हूं आप लोगों के लिए, नोट डाउन भी मैं करता हूं, डोंट वरी, इन सभी की डिटेल मैं आपको नोट्स के माध्यम से देने वाला हूं, ठीक है ना। तो राज्यों के पुनर्गठन के इतिहास के अंतर्गत ये 5 बिंदु आपको जो है पुट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट है हमारा राज्यों का पुनर्गठन। तो राज्यों का पुनर्गठन को भी हम पॉइंट टू पॉइंट चल करके कुछ पॉइंटों के माध्यम से हम इसको कंप्लीट करेंगे। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, इसमें आपका थ्योरेटिकल पार्ट भी कवर होगा और साथ साथ में आपका जो समझ है ना टॉपिक को लेकर के, वो भी आपकी मजबूत बन जाएगी। तो ध्यान सुनिएगा, राज्यों का पुनर्गठन किसी देश के राज्यों या प्रांतों की सीमाओं को बदलने की क्या है, एक प्रक्रिया है, ठीक है ना। राज्यों का पुनर्गठन या राज्य पुनर्गठन क्या है, तो भाई कोई भी देश हो, उस देश के जो राज्य है उनकी सीमाओं को बदलने की एक प्रक्रिया है ना। मान लेते हैं कि जैसे कि 2000 से पहले मध्य प्रदेश था, ठीक है। तो अब 2000 के बाद में या कहें 2000 में मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हो चुका था, लेकिन 2000 से पहले, सन 2000 से पहले तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ एक ही राज्य हुआ करता था जिसे हम मध्य प्रदेश बोलते थे, सही है ना। लेकिन 2000 के बाद में क्या हुआ कि मध्य प्रदेश की सीमा में कुछ बदलाव किया गया, उसकी सीमाओं को कम किया गया और उसमें से एक दूसरा राज्य निकाल दिया गया जिसको छत्तीसगढ़ बोलते हैं। तो ऐसे भारत के कई राज्यों को तोड़ करके एक या एक से ज्यादा राज्य उसमें से बनाए गए। तो इसीलिए कहा गया है कि राज्य का जो पुनर्गठन है यह किसी देश के राज्यों या प्रांतों की सीमा को बदलने की प्रक्रिया है। इसमें नए राज्यों का निर्माण, ठीक है ना, नए राज्यों का निर्माण जैसे छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, मौजूदा राज्य जैसे कि मध्य प्रदेश 2000 से पहले उसका माफ कीजिएगा, जो मौजूदा राज्य है उसको खत्म करके अर्थात कि उसका विलय कर लेना किसी अन्य राज्य में, या राज्य की सीमाओं को फिर से परिभाषित करना, राज्य की सीमा को कम या ज्यादा करना, यह सब शामिल होता है राज्य पुनर्गठन में। क्लियर है। इसके बाद में अगर बात करें कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 जब आया तो उसके द्वारा क्या हुआ दोस्तों, तो उसमें विशेष रूप से ध्यान दिया गया, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि राज्य पुनर्गठन आयोग आया था 1953 में, उसमें विशेष जोर दिया गया था भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने पर, ठीक है ना। लेकिन उसके ही 3 साल बाद में फिर एक अधिनियम बनकर के आता है राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956, और उस अधिनियम में व्यवस्था की गई कि राज्यों के निर्माण में सिर्फ भाषा को ही ना देखा जाए बल्कि भाषा के अलावा और भी पक्षों को देखा जाए या उनका ध्यान रखा जाए। जैसे भाषा के अंतर को तो देखना ही है, साथ ही साथ में सांस्कृतिक विविधता को भी देखना है।
है ना, उनकी वेशभूषा खान पान किस प्रकार का है। ऐसा नहीं हो कि अलग अलग वेशभूषा या अलग अलग खान पान रखने वाले लोग एक राज्य में रहे और फिर आगे चल के फिर विवाद करे और फिर नए राज्य का निर्माण की मांग करे, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। प्रशासनिक दक्षता के आधार पर, जैसे कि सरकार को उस क्षेत्र पर प्रशासन करने में भी सुविधा हो, ऐसा ना हो कि राज्यों को अलग अलग आधार पर बांट दिया और सरकार उस पर प्रशासन ही नहीं कर पा रही है। तो इस सारी बातों को ध्यान में रखना भी बहुत जरूरी था और इसी आधारों को लिया किसमें, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 में। इसके अलावा भारतीय जनता ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की मांग की थी। अब ये तो दोस्तों प्राथमिक बिंदु हो जाता है, 1953 की कहानी हो जाती है। जनता जो है, जैसे ही देश आजाद हुआ तब से ही भाषा के आधार पर राज्यों की पुनर्गठन की मांग करने लगी थी। तेलुगु, और इसी आधार पर तेलुगु, कन्नड़ और मराठी भाषी लोगों के दबाव में आकर के कांग्रेस दल ने 27 नवंबर 1947 को भाषा के आधार पर पुनर्गठन की मांग को माना। किसमें, संविधान सभा के अंतर्गत इस मांग को उठाया और संविधान सभा ने उसको स्वीकार भी किया। और स्वीकार करते हुए जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश हुआ करते थे एस के धर नाम के। एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यों की एक कमेटी का निर्माण किया और उस कमेटी में दक्षिण भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन ठीक है या नहीं, ये काम इस कमेटी को दिया गया। ठीक है ना, जो कमेटी बनाई थी एस के धर की अध्यक्षता में, उस कमेटी को क्या काम दिया कि दक्षिण भारत में जो हम राज्यों के निर्माण की सोच रहे हैं कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर दे, तो यह कथन सत्य है या नहीं है, या सही है या नहीं है, ठीक है या नहीं है, तो इसका पता करने, हाँ या ना का पता करने के लिए ही इस कमेटी का निर्माण किया था। उसके बाद में 10 दिसंबर 1948 को इस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी। ठीक है ना भाई, 27 नवंबर 1947 को कमेटी बनाई। उस कमेटी को क्या काम दिया कि दक्षिण भारत में जो हम भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं, आपको यह पता करना है। तो ये कमेटी को पता करने में 10 दिसंबर 1948 तक का समय लगा। क्लियर है। और इस आयोग ने 56 पेज की एक रिपोर्ट संविधान सभा के सामने प्रस्तुत कर दी, जिसमें उस रिपोर्ट में या उस कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का क्या किया दोस्तों, विरोध किया। ध्यान रखना, कौन सी कमेटी ने, एस के धर कमेटी ने भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण का क्या किया था, विरोध किया था। लेकिन चूंकि दक्षिण भारत की जनता की मांग बहुत प्रखर हो चुकी थी, बहुत भयानक हो चुकी थी, और इसीलिए सरकार दबाव में थी, कांग्रेस दल दबाव में था उस समय का, इसलिए उन्होंने प्रशासनिक सुविधा को देखते हुए राज्यों के पुनर्गठन का समर्थन कर दिया भाषा के आधार पर। मतलब यह कि एस के धर कमेटी की बात को इग्नोर कर दिया, उस रिपोर्ट को नहीं माना। इसके बाद कहानी आगे बढ़ती है। मद्रास में रहने वाले तेलुगु लोगों ने समिति की रिपोर्ट के प्रकाशन के बाद में, जब एस के धर समिति ने अपनी रिपोर्ट दी, उस रिपोर्ट के बाद में क्या किया, आंदोलन किया। क्योंकि दक्षिण भारत के लोगों को समझ आ चुका था कि सरकार ने, अर्थात कि संविधान सभा ने जो कमेटी गठित की थी एस के धर की अध्यक्षता में, उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दी थी कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण नहीं होना चाहिए। इससे दक्षिण भारत की जनता भड़क उठी और उन्होंने क्या किया, आंदोलन कर दिया। और इस आंदोलन का नेतृत्व करने वाले गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामुलु। क्या नाम था दोस्तों, पोट्टी श्री रामुलु। उन्होंने आमरण अनशन पर बैठ गए, मतलब भूख हड़ताल पर बैठ गए। 56 दिनों तक ये भूख हड़ताल पर बैठे रहे। 56वें दिन 15 दिसंबर 1952 को इनका देहांत हो गया। और इनके देहांत हो जाने से दक्षिण भारत की जनता बहुत ज्यादा भड़क गई और आंदोलन और ज्यादा उग्र हो चुका था। इसके जो है 19 दिसंबर 1952 को पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषी लोगों के लिए अलग आंध्र प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी। मतलब भाषा के आधार पर राज्य बनाने की घोषणा कर दी। किससे शुरुआत हुई, आंध्र प्रदेश से शुरुआत हुई। तो इस तरह से अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य आंध्र प्रदेश माना जाता है। ठीक है ना। कब, 1953 को भाषा के आधार पर भारत में सबसे पहला राज्य कौन सा गठित हुआ था,
तो याद रखिएगा आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश राज्य के गठन से भारत में अन्य भाषाओं की मांग की अनदेखी नहीं की जा सकती थी। अब भाई आपने आंध्र प्रदेश बना दिया भाषा को आधार मानते हुए, तो अब दूसरे राज्य कहां चुप बैठने वाले थे, अब वहां पर भी मांग तीव्र हो गई, क्योंकि उनको एक उम्मीद मिल चुकी थी ना कि जब आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर एक राज्य बन सकता है तो हमारा राज्य क्यों नहीं। 22 दिसंबर 1953 को सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की, राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की। कौन सा? 1953 को, 1953 को। और न्यायमूर्ति फजल अली इस संस्था के अध्यक्ष बने। न्यायमूर्ति वही ठीक है ना, न्यायाधीश फजल अली की अध्यक्षता में एक दूसरी कमेटी बनाई। इसमें के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू, दो नाम में दोस्तों इनके जो है ये इनके सदस्य थे इस कमेटी के, तो इनका नाम भी आप याद रखिएगा। फजल अली अध्यक्ष थे और के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू ये जो है इनके इस कमेटी के सदस्य थे। इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को आयोग ने अपनी इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी। ठीक है, कब बनाया गया था? 22 दिसंबर 1953 को। 22 दिसंबर 1953 को रिपोर्ट कब दी इन्होंने? 30 दिसंबर 1955 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट पेश की। क्लियर है? तो राज्यों को है ना रिपोर्ट पेश की। तो यहां से देखिए इसमें के माध्यम से 7 बिंदु ये आपके हो जाते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के। तो इन बिंदुओं के माध्यम से आप जो है इतनी अंडरस्टैंडिंग बना लीजिएगा कि राज्यों का पुनर्गठन क्या होता है और राज्यों का पुनर्गठन किस तरह से हुआ था। ये मोटी मोटी जानकारी मैंने यहाँ पर आप लोगों को देने का प्रयास किया है। इसमें नोट डाउन, फिर बोल रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, कुछ भी नहीं करना है। कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूं, निश्चिंत रहे, बिल्कुल सिर्फ समझने पर फोकस करें। जो मैं बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुने और बिंदुओं को देखते जाए। जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, नोट्स जब डाउनलोड कर लें आप लोग तो उसको हाईलाइट करने का प्रयास करना। ठीक है ना, पीडीएफ में भी हाईलाइट हो जाता है तो उसको वहां पर हाईलाइट करने की कोशिश करना। तो यहां पर आपने क्या देखा अभी तक में? राज्यों का पुनर्गठन की शुरुआत होती है भाषा के आधार पर। अब उसकी शुरुआत करने के लिए क्या होता है? दक्षिण भारत के लोगों का दबाव बनता है सरकार पर। दबाव आने से सरकार प्रशासनिक आधार को देखते हुए संविधान सभा में भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण को स्वीकार कर लेती है। स्वीकार करने के बाद में एक कमेटी एस.के. धर की अध्यक्षता में कमेटी नियुक्त करती है 4 सदस्यों की। कमेटी बोलती है कि जो आप भाषा के आधार पर राज्यों के निर्माण की बात सोच रहे हैं ये गलत है, सही नहीं है। ये बात जैसे ही दक्षिण भारत के लोगों के पास पहुंची उन्होंने आंदोलन करना शुरू कर दिया। और आंदोलन के एक प्रगाढ़ नेता थे, एक प्रसिद्ध नेता थे जिनका नाम था पोटी श्री रामुलु। तो इन्होंने क्या किया? गांधीवादी नेता थे, चूंकि ये गांधी के सपोर्टर थे, तो इन्होंने गांधी जी का रास्ता अपनाते हुए आमरण अनशन पर अर्थात की भूख हड़ताल पर बैठ गए। और ये भूख हड़ताल इतनी लंबी चली, 56 दिनों की भूख हड़ताल चली। 56वें दिन 15 दिसंबर 1952 को इनका देहांत हो जाता है भूख हड़ताल के कारण ही। तो जिससे क्या होता है कि जनता भड़क जाती है दक्षिण भारत की। तो जनता का भड़कता हुआ देख करके ही सरकार दबाव में आती है और आंध्र प्रदेश की घोषणा कर देती है, अलग से राज्य आंध्र प्रदेश घोषणा कर देती है। तो इस तरह से आंध्र प्रदेश हमारे भारत का पहला राज्य, भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बन जाता है। ठीक है ना। अब जैसे ही ये कहानी होती है तो भारत के अलग अलग क्षेत्रों से भाषा के आधार पर राज्यों की गठन की मांग होने लगती है। मांग होने से सरकार और दबाव में आती है। तो इसको लेकर कुल मिलाकर उसे अब ये मैटर पूरा निपटाना था, इसलिए एक आयोग गठित करती है सरकार, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953। और इस आयोग की गठन करने के तुरंत बाद ही एक कमेटी भी नियुक्त कर देती है फजल अली की अध्यक्षता में, जिसके 2 अन्य सदस्य थे के.एम. पणिक्कर और हृदयनाथ कुंजरू। इन्होंने 30 दिसंबर 1955 को जो है अपनी रिपोर्ट पेश की और उन्होंने सलाह दी कि किस तरह से राज्यों का पुनर्गठन किया जाना चाहिए। क्लियर है? उस सलाह पर हम आगे भी चर्चा करने वाले हैं। आइए अगला बिंदु है राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 की कुछ सिफारिशें। दैट मींस इसमें हम 1953 और 1956 के अधिनियम की भी चर्चा करने वाले हैं। तो राज्यों को सिर्फ भाषा और संस्कृति के आधार पर पुनर्गठित नहीं किया जाना चाहिए। देखिए जब 1953 की सिफारिशें आई तो सिफारिशों में स्पष्ट रूप से कहा गया कि भारत में राज्यों का जो आप निर्माण कर रहे हैं उनका निर्माण का आधार सिर्फ और सिर्फ भाषा नहीं होनी चाहिए। भाषा के अलावा हमें और भी पक्षों पर ध्यान देने की आवश्यकता है, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा पर ध्यान देने की आवश्यकता है, उन वित्तीय
व्यवस्था पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है, साथ ही साथ प्रशासनिक आवश्यकताओं को भी नजरअंदाज नहीं कर सकते। पंचवर्षीय योजना जो उस समय चल रही थी वो भी सफल किस किस क्षेत्रों में किस तरह से सफल हो सकती है उनको भी ध्यान रखने की आवश्यकता थी। तो कुल मिलाकर के प्रत्येक पक्ष को ध्यान में रखने की आवश्यकता थी, तभी कहीं जाकर के राज्यों का निर्माण किया जाना चाहिए। 1956 में राज्य पुनर्गठन कानून लेकर के आई सरकार। केंद्र सरकार ने कुछ बदलाव करने के साथ साथ में आयोग की सिफारिशों को मान लिया। मतलब ये कि 1953 का जो आयोग था और जो उन्होंने सिफारिशें दी थी, जो सुझाव दिए थे, उन सुझावों को सरकार ने माना जरूर, लेकिन कुछ बदलाव करने के बाद में, कुछ चेंजेस करने के बाद में, और उस चेंजेस को नाम क्या दिया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। क्लियर है? तो उनको स्वीकार कर लिया। जब तक ये अधिनियम लागू हुआ तो भारत में क्या थे दोस्तों, उस समय जब ये अधिनियम 1956 जब अधिनियम लागू हुआ था ना, उस समय 14 राज्य और यही कई 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कितने? 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। यहां पर पुट नहीं हुआ है, नोट्स में आपको सब मिलेगा, डोंट वरी। 6 केंद्र शासित प्रदेश थे, ठीक है ना। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश थे। कब थे ये? 1956 के अधिनियम के लागू होने के समय। अब कहानी आगे बढ़ती है, स्टेप बाय स्टेप है, कहानी को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है ना, कहानी ध्यान से सुनिएगा। अब कहानी आगे बढ़ती है। अब केंद्र सरकार के द्वारा गोवा मुक्ति संग्राम प्रारंभ हो जाता है। मतलब गोवा को मुक्त कराने की जो है प्रयास प्रारंभ हो जाते हैं। तो गोवा मुक्ति संग्राम में उग्रता के कारण भारत सरकार ने 1961 में सैनिक कार्यवाही करके गोवा, दमन और दीव इसको अपने कब्जे में ले लिया। इसको कब्जे में लेकर के 7वां केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। किसको? तीनों, गोवा, दमन और दीव को एक केंद्र शासित प्रदेश का नाम दिया। कौन सा केंद्र शासित प्रदेश था ये? 7वां। क्लियर है? कहानी और आगे बढ़ती है। अब कहानी पहुंचती है 1960 में। अगर बात करें तो 1960 में बंबई जो प्रांत था उसको भी 2 भागों में बांट दिया। किस आधार पर? तो भाषा के आधार पर बांट दिया। बंबई में चूंकि उस समय द्विभाषी लोग रहते थे, 2 भाषा बोलने वाले लोग रहते थे, मराठी और गुजराती। इसीलिए इस संघर्ष में जनता की मांगे बढ़ने लगी। इसीलिए बंबई में से गुजरात को अलग कर दिया। गुजरात को अलग करके 15वां राज्य भारत का बना दिया, ठीक है ना। क्योंकि 14वां राज्य कब था? 1956 जब अधिनियम लागू हुआ था तब तक। 15वां राज्य कौन बना? गुजरात बना। किससे अलग हुआ? बंबई से अलग हुआ। मुंबई से नहीं, बंबई से अलग हुआ, ठीक है ना। 1960 में बंबई से अलग होकर के गुजरात बना। इसके बाद में नागा लोग भी कहां पीछे रहने वाले थे? नागा लोगों ने आंदोलन चालू कर दिया, ठीक है। तो नागा लोगों के आंदोलन करने से क्या हुआ? ये लोग असम में रहते थे, तो असम को भी फिर 2 भागों में बांट दिया। असम को 2 भागों में बांट करके असम में से एक भाग अलग किया और नागालैंड बना दिया। कब बनाया? 1962 में। क्लियर है? तो 19 तरह से 1962 में नागालैंड की स्थापना हो जाती है एक राज्य के रूप में। 1966 में पंजाब को भी फिर 2 भागों में बांट दिया। पंजाब में से हरियाणा को अलग कर दिया। कब? 1966 में पंजाब में से हरियाणा को अलग करके 2 राज्य यहां बन गए। क्लियर है? इसी के बाद में 1969 में 1969 में असम को फिर से विभाजित कर दिया। जो असम पहले टूट चुका था, असम में से जो नागालैंड निकाला था हमने, ठीक है ना, नागालैंड निकाला था, अब असम को एक बार फिर से तोड़ करके और मेघालय उसमें से निकाल लिया। फिर एक मेघालय राज्य बना दिया उसी में से, ठीक है ना। फिर कहानी और आगे बढ़ती है। इसके बाद में मेघालय तो बना, लेकिन मेघालय में से फिर हिमाचल प्रदेश भी बन गया। मेघालय के बाद में हिमाचल प्रदेश भी बना, ठीक है। मेघालय और हिमाचल प्रदेश भी अब क्या हुआ? राज्य बन गए। अब ये कहानी रुकने वाली नहीं है, आगे बढ़ते चलिए। सिक्किम, आप सभी अच्छे से जानते हैं कि 1974 में सिक्किम को भारत में मिलाया जरूर था, लेकिन एक सहयोगी राज्य के रूप में मिलाया था, ठीक है ना, एक सहयोगी राज्य के रूप में मिलाया था। लेकिन उसको वास्तविक राज्य का दर्जा जो है उसके अगले साल ही दे दिया गया था 1975 में। तो 1975 में सिक्किम भी भारत का एक अभिन्न अंग बन गया, अर्थात कि पूर्ण राज्य का दर्जा सिक्किम ने प्राप्त कर लिया था। क्लियर है? मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश 1986 में पूर्ण राज्य बने। गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य के रूप में भारत में शामिल कर लिया गया। सन 2000 में छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड जो है 26वें, 27वें और 28वें राज्य के रूप में उभर कर सामने आए। कब? सन 2000 में। तो सन 2000 में 3 राज्यों का निर्माण हुआ था, छत्तीसगढ़ का, उत्तराखंड का और झारखंड का।
इस तरह से राज्य पुनर्गठन की जो सिफारिश थी, सिफारिशों को आगे बढ़ाते हुए कंप्लीटली हमने चर्चा की कि राज्यों का पुनर्गठन किस प्रकार से हुआ था। ठीक है ना। और वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में है। ठीक है ना। तो ये आजादी के समाप्त कीजिएगा, संविधान लागू होने से लेकर के वर्तमान समय तक की पूरा खाका चिट्ठा आपके सामने है। ये किस तरह से और कितने कब कब कौन कौन से राज्य का निर्माण हुआ, कौन कौन से राज्य को तोड़कर, किस राज्य को तोड़ करके कौन से राज्य का निर्माण किया गया, शॉर्ट में आपके सामने ये लिस्ट रखी है। बाकी डिटेल में आपको नोट्स के माध्यम से देने वाला हूं। ठीक है ना। तो खाली आपको समझना है, ताकि जब आप नोट्स का रिवीजन लगाए ना, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आप किस चीज को याद करने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार लेक्चर देख लोगे ना तो दोस्तों दिमाग में ऐसा का ऐसे स्ट्रक्चर बन जाएगा, कुछ भी फिर बाद में आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। अगला बिंदु है भारत में राज्यों के पुनर्गठन के आधार। तो ये इस पूरे टॉपिक के प्राण है, ये समझ लीजिए। ये वाला जो टॉपिक है ना, ये वाला जो पॉइंट है, ये पूरे टॉपिक के आज का क्या है, प्राण है। क्यों है? क्योंकि राज्यों के पुनर्गठन की हमने बहुत सारी चर्चाएं की और बार बार कई बार मेरे मुंह से एक शब्द निकला, आधार, कि राज्यों के पुनर्गठन का आधार कौन सा आधार होना चाहिए, और वो आधार बार बार भाषाई आधार निकला था। तो ऐसे और कौन कौन से आधार होना चाहिए थे और कौन कौन से आधारों को स्वीकार किया गया था, उन पर हम चर्चा करेंगे। तो पहला बिंदु लेंगे, सबसे पहले लेंगे जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, वो है भाषाई आधार। राज्यों को बनाने के पीछे जो आधार रखा गया था, वो भाषाई आधार सबसे पहले लिया गया था। ठीक है ना। तो भाषाई आधार जो था, ये प्राथमिक आधार माना जा सकता है भारत में राज्यों के निर्माण का। भाषाई राज्यों की मांग इस विश्वास पर आधारित थी कि जो लोग एक समान भाषा बोलते हैं, उनकी संस्कृति, सामाजिक और प्रशासनिक जो जरूरतें होती है, वो एक जैसी होती है। ये उन लोगों का मानना था जो इस बात की मांग कर रहे थे कि भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कर दिया जाना चाहिए। इस परिप्रेक्ष्य के कारण भाषाई आधार पर संगठित राज्यों का निर्माण होना प्रारंभ हो चुका था 1953 के बाद में। क्लियर। उसके बाद में अन्य आधार की बात करें तो सांस्कृतिक आधार भी इनमें से एक है। सांस्कृतिक आधार तो भाई सिर्फ भाषा के आधार पर तो हम राज्यों को नहीं बांट सकते ना, उसके पीछे के अन्य आधार भी देखने पड़ेंगे। तो उनमें से एक अन्य आधार है सांस्कृतिक आधार। तो भारत अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता के लिए विशेष रूप से और पूरी दुनिया में जाना जाता है। सांस्कृतिक विविधता के कारण पूरी दुनिया में जाना जाता है। राज्य पुनर्गठन इस विविधता को संरक्षित करने का एक साधन बनने का प्रयास कर रहा था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम में या राज्यों के पुनर्गठन करने में इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा था कि इस विविधता को कहीं चोट ना लग जाए। इस विविधता को सहेजे जाना जरूरी था, या संभाल के रखा जाना भारत में बहुत जरूरी था, अगर हम अखंड भारत का निर्माण चाहते थे। विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान वाले जो छोटे राज्य थे, जो छोटे छोटे राज्य थे जिनमें की एक सांस्कृतिक विशेषता हुआ करती थी, उनको अक्सर विभिन्न क्षेत्रों की अनूठी विरासत की रक्षा करना और उनको बढ़ावा देने के एक तरीके के रूप में भी देखा जा सकता है। भाई राज्यों का पुनर्गठन और उस पुनर्गठन का आधार सांस्कृतिक आधार होना बहुत जरूरी था, क्योंकि जो छोटे छोटे राज्य थे जिनकी सांस्कृतिक विशेषताएं थी, उनको संभाल कर रखना बहुत जरूरी था। और यह काम किसने किया? राज्य पुनर्गठन ने किया। तीसरा आधार हो सकता है राजनीतिक आधार। ठीक है, भाषा को देख लीजिए, संस्कृति को देख लीजिए, लेकिन राजनीति को भी देखना जरूरी है। हो सकता कोई ऐसे राज्य का निर्माण कर दे जहां सरकार ही ना पहुंच पाए, तो और या फिर वहां सरकार चलाना ही संभव ना हो, तो बताइए कैसे वहां पर राज्य चलेगा, कैसे उस राज्य का संचालन होगा? संभव ही नहीं था। तो छोटे राज्यों के, और ऐसा भी हो सकता है कि कई सारे छोटे छोटे राज्य भी है, जैसे पूर्वी राज्यों को देख लीजिए आप, है ना, 7 सिस्टर को देख लीजिए, तो उसमें क्या होगा? छोटे छोटे राज्य है, अगर उनको एक समान प्रतिनिधित्व दिया जाता तो संसद में संभवतः उनके लिए कोई स्थान ही नहीं होता। अगर सीटों के माध्यम से अगर स्थान दिया जाता तो संसद में उनके लिए कोई स्थान ही नहीं बचता। तो राज्यों का पुनर्गठन इसलिए बहुत जरूरी हो चुका था कि जो छोटे राज्य हैं ना, छोटे राज्य हैं, उनको विशिष्ट राजनीति में विशिष्ट प्रतिनिधित्व दिया जा सके। तो छोटे राज्यों के निर्माण से विभिन्न क्षेत्रों का राजनीतिक प्रतिनिधित्व क्या होगा? बढ़ जाता है। इसे कम प्रतिनिधित्व वाले समुदायों को सशक्त बनाने के एक तरीके के रूप में देखा जा सकता है। इसको राज्य पुनर्गठन को और राजनीतिक आधार को।
क्लियर। चौथा जो आधार है वो हो सकता है आपका आर्थिक आधार। तो राज्य पुनर्गठन को आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के साधन के रूप में भी देखा जाता है। छोटे राज्यों को आर्थिक विकास प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित करने का बेहतर मौका मिल सकता है राज्य पुनर्गठन के माध्यम से। इसके अलावा पांचवा है संसाधन आवंटन का आधार। संसाधन आवंटन का आधार, क्योंकि कोई राज्य ऐसे हैं जहां पर प्राकृतिक संसाधन है ही नहीं, और कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर बहुत ज्यादा संसाधन है। तो इस तरह से कुछ क्षेत्र है ना, माफ कीजिएगा राज्य नहीं बल्कि क्षेत्र, तो उन क्षेत्रों को भी इस तरह से विभाजित करना कि जो संसाधनों का वितरण है वो न्याय संगत हो सके, सबके हिस्से में वो संसाधन आ सके, ताकि हर राज्य अपना विकास कर सके, है ना। तो उचित और न्याय संगत संसाधन आवंटन एक आवश्यक परिप्रेक्ष्य है, राज्य पुनर्गठन संसाधन वितरण को प्रभावित करता है, एग्जैक्ट है। क्लियर है। इसके साथ में लास्ट बिंदु है आपका निष्कर्ष। अगर हम निष्कर्ष रूप से अगर चर्चा करें तो आसान भाषा में अगर हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि जो राज्य पुनर्गठन की हम बात कर रहे हैं ये बहुआयामी और गतिशील प्रक्रिया है, अर्थात एक सतत प्रक्रिया है जो आगे भी चलती रहेगी, इसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन इसके विभिन्न आधारों को देखना बहुत जरूरी है। किसी एक आधार के माध्यम से ही किसी नए राज्य का निर्माण कर देना कहीं से कहीं तक उचित नहीं है। ये सोच समझकर और लोगों के सर्वोत्तम हितों को ध्यान में रखते हुए राज्य का पुनर्गठन करना ही एक समझदारी वाला कदम हो सकता है, जो ये बेहतर प्रशासन और भाषाई, सांस्कृतिक और क्षेत्रीय पहचान के संरक्षण में योगदान दे सकता है। तो इस तरह से सरकार को चाहिए कि राज्यों का पुनर्गठन करते वक्त, राज्यों का विलय करते वक्त या राज्यों का निर्माण करते वक्त लगभग जनता से संबंधित सभी आधारों को ध्यान में रखा जाना बहुत आवश्यक है। इसी के साथ में हमारा आज का सेशन इन 5 बिंदुओं के साथ में समाप्त होता है। अगले सेशन में इसी विषय के अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे इसके अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक होगा भाषा, धर्म और पहचान संरचनाएं। लेक्चर नंबर 8 के रूप में हम इसे देखने वाले हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। तो जाने से पहले मैं एक बार आपको फिर से एक बार याद दिला दूं, यदि अभी तक आप देखिए, अगर आप कंटिन्यू सेशन को फॉलो कर रहे हैं और आपके लिए सेशन हेल्पफुल है तो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आपको एक लाइक का बटन दबाना है। सिर्फ लाइक कर दीजिए सेशन को, है ना। मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा कि ठीक है आप लोग अभी तक पसंद करते हैं हमारे सेशनों को। हालांकि कंटिन्यू आपकी संख्या बढ़ती जा रही है, ये हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आपकी प्रतिक्रिया भी होना चाहिए। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन को जरूर विजिट किया करें आप लोग, और कोई भी सब्जेक्ट चाहिए ना तो कहीं मैसेज करने की आवश्यकता नहीं है, कहीं किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। जब भी आपको लगता है कि आपको दूसरा सब्जेक्ट कोई पढ़ना है, या हम पढ़ा रहे हैं या नहीं पढ़ा रहे हैं, तो थोड़े से समझदार बनिए और सीधे इसी प्लेटफॉर्म की प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में जाना नहीं आता है तो किसी से पूछ लीजिए, यूट्यूब पर देख लीजिए। बेसिकली हमारे पास भी एक शॉर्ट वीडियो बना हुआ है, लेकिन सेशन और लंबा हो जाएगा इसलिए मैं उसको प्ले नहीं कर रहा हूं, ठीक है ना। तो प्लेलिस्ट को विजिट करें, वहां पर थोड़ी सतर्कता के साथ में और ध्यान से अपने सब्जेक्ट को ढूंढने का प्रयास करें, आपको अपना सब्जेक्ट जरूर मिल जाएगा। तो बहुत सारे सब्जेक्ट अभी तक हम पढ़ा चुके हैं इसी प्लेटफॉर्म पर फ्री ऑफ कॉस्ट। नोट्स भी आपको वहां पर प्रोवाइड करते हैं। क्लियर है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में दोस्तों, तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।